गृह विज्ञान पाठ संख्या 5 परिवार के लिए आहार नियोजन। परिवार के लिए आहार नियोजन टॉपिक पर हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था और इस क्रम में हम लोगों ने कल के क्लास में आहार नियोजन क्या है, आहार नियोजन के सिद्धांत क्या है, आहार नियोजन से क्या लाभ है और आहार नियोजन करते समय किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे परिवार के लिए आहार नियोजन में जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले उसका नाम है गर्भावस्था के लिए आहार आयोजन। पहला टॉपिक है गर्भावस्था के लिए आहार आयोजन। गर्भावस्था के लिए आहार आयोजन, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसका आहार कैसा होना चाहिए, उसे किस प्रकार का भोजन मिलनी चाहिए। तो आपको बता दें, गर्भावस्था में आहार आयोजन को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि गर्भावस्था में क्या क्या बदलाव होता है। जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर में क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को जानेंगे। फिर परिवर्तन को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि उस परिवर्तन के अनुसार, उस बदलाव के अनुसार हमें भोजन में किस प्रकार का बदलाव करने की जरूरत है। तो सबसे पहला बात, गर्भावस्था में नंबर 1 में क्या होता है, गर्भावस्था में परिवर्तन की बात करें, क्या बदलता है। तो पहला बदलाव यह होता है कि शरीर के अवयव में परिवर्तन, शरीर के अवयव में परिवर्तन। गर्भावस्था में सबसे पहले क्या होता है, शरीर के अवयव बदल जाते हैं। मतलब शरीर के अवयव क्या बदलते हैं, तो मां के गर्भ में एक भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण भी एक समय के बाद सांस लेना शुरू करता है। तो शरीर के अवयव में बदलाव ये होगा कि शरीर के जो मेटाबॉलिज्म का दर है वो बदल जाता है, बढ़ जाता है। गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है। एक आंकड़ा है, जिस महिला ने कभी बच्चा जन्म नहीं किया हो, कभी बच्चा पैदा नहीं किया हो, तो उसके गर्भाशय की बात करें का वजन 50 ग्राम होता है और जिसने एक बच्चा को जन्म दे दिया उसके गर्भाशय का आकार 100 ग्राम हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट की सहायता से, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किसने बच्चा जनन किया है नहीं किया है जाना जा सकता है, क्योंकि गर्भ धारण कर लेने के बाद, बच्चा पैदा कर देने के बाद उसका गर्भाशय का साइज 2 गुना हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो भाई जब शरीर के अवयव, शरीर बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते हुए शरीर के अनुसार उसे पोषण भी बढ़ाकर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। दूसरा, उपापचय में परिवर्तन होता है। दूसरा क्या होता है, उपापचय में परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि मां के गर्भ में एक नए जीव का विकास होता है और जब नया जीव का विकास होता है तो उस नए, जो जितना चीज मां को चाहिए उतना तो नहीं, लेकिन उसके जरूरत के अनुसार सभी प्रकार के पोषक तत्व, खनिज, लवण, विटामिन उस गर्भाशय में पल रहे बच्चों को भी चाहिए। तो उपापचय बदल जाता है। और याद रखेंगे, यहाँ पर ज्यादा खट्टा, मीठा, तीखा, मसालेदार भोज्य पदार्थों से बचना चाहिए।
क्यों? क्योंकि ज़्यादा मसालेदार से मतलब सब्जी, मिर्च मसाला का सेवन करने से, ज़्यादा नमक का सेवन करने से बच्चे को जलन होता है, और जलन होगा तो बच्चा उछल कूद करता है। माँ कहती है कि बच्चा चल रहा है, चलता नहीं है, उसको कष्ट होता है। वहाँ ज़्यादा में उसको स्किन मुलायम होता है, माँ के प्लेसेंटा से उसका प्लेसेंटा जुड़ा होता है, उसके माध्यम से उसको पोषक तत्व मिलते हैं। ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो उसको क्या होगा? तकलीफ होगा। तकलीफ होगा तो वो उछल कूद करेगा। उछल कूद करेगा तो आपको क्या लगेगा कि बच्चा चल रहा है, लेकिन बच्चा चलता तो है ही, साथ साथ तकलीफ में उतना आगे पीछे करता है, निकलने का तो कोई साधन है नहीं। तीसरा, शरीर के द्रव्य में परिवर्तन होता है। शरीर के द्रव्य में परिवर्तन होता है। याद रखिएगा कि गर्भावस्था में माता के शरीर में नया नया उत्तक बनने लगते हैं। हीमोग्लोबिन का स्तर उसको ज़्यादा चाहिए, मतलब आयरन क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। सामान्यतः गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा कमी होता है तो खून की कमी हो जाता है, क्योंकि पहला बात तो भोजन घट जाता है। अब भोजन उसका पचता भी तो देर से पचता है, क्योंकि गर्भाशय का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा तो जहां उसका भोजन रखने की जगह कम होगा ना। ये नहीं कि पेट बड़ा हो तो ज़्यादा भोजन करेगी, भोजन का जगह क्या होता है? घट जाता है, और पचाने की क्षमता भी उसकी क्या होती है? कम जाती है। क्योंकि जगह घट होगा तो कई बार क्या होगा? उल्टी जो खाएगी वह उल्टी के माध्यम से भी बाहर निकल जाता है। मतलब शरीर के द्रव्य में तो परिवर्तन होता ही है, साथ साथ पाचन तंत्र में बदलाव आते हैं। गर्भधारण करने का एक भी पहचान हो जाता है कि उल्टी ज्यादा आना। हालांकि जरूरी नहीं कि हर गर्भधारण करने वाले को उल्टी ही हो, लेकिन 90% लोगों में उल्टी आना एक सामान्य लक्षण है। और उसके जो नाड़ी की धड़कन है, रक्त का जो प्रवाह है वह क्या होता है? तेज हो जाता है। सामान्य व्यक्ति जितना गति से सांस लेता है उसके सांस लेने की गति क्या होती है? सब तेज हो जाती है। डॉक्टर कई बार इसलिए आपके नाड़ी को पकड़कर पहचान लेता है कि गर्भधारण है या नहीं है। उसके बाद क्या बदलाव आता है? तो शरीर का भार बदल जाता है। शरीर का क्या होता है? भार बढ़ जाता। बदलना क्या? सीधा बढ़ जाना। तो गर्भावस्था में इतने सारे क्या होते हैं? बदलाव होते हैं। तो भाई बदलाव होते हैं तो इस बदलाव के अनुसार हमको भोजन में भी क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा। यदि भोजन में बदलाव नहीं करेंगे तो क्या जो माँ के गर्भ में शिशु या भ्रूण का विकास हो रहा, भ्रूण का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो गर्भावस्था में हमें भोजन की बात करें, भोजन को हमने कहा था कल आहार। तो गर्भावस्था में आहार में सबसे पहले क्या देना है? अनाज की बात करें तो गर्भावस्था में एक महिला को अनाज कितना चाहिए? तो 35 ग्राम अनाज चाहिए। अनाज कितना चाहिए? 35 ग्राम अनाज चाहिए। अनाज के बाद दाल की बात करें तो दाल कम से कम 15 ग्राम दाल चाहिए। दूध की बात करें तो कम से कम 100 ग्राम दूध चाहिए। वसा नहीं चाहिए। ये तो और ज्यादा चर्बी बढ़ेगा, बच्चे का पोषण क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। शक्कर 10 ग्राम चाहिए। और इसके अलावा कैलोरी की बात करें, कैलोरी की बात करें, कैलोरी चाहिए 118 ग्राम। एक बार के भोजन की बात हो रही है,
तो कुल मिलाकर के गर्भावस्था में ये हो गया। लेकिन गर्भावस्था में तब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, गलत कि सही? लेकिन जब गर्भावस्था से बाहर निकल जाए, हम कहते हैं धात्री की बात करते हैं। क्या करते हैं? धात्री माता। धात्री का मतलब है दूध पिलाने वाली माता। धात्री मतलब दूध पिलाने वाली माता। जैसे ही वो अपने बच्चों को दूध पिला रही हो तो अनाज 35 ग्राम से बढ़कर कितना हो जाता है? 60 ग्राम हो जाता है। क्योंकि जो भी भोजन वो करेगी दूध बन जाएगा और तुरंत उस भोजन का उसके बॉडी से क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। तो उसको भोजन लगभग 60 ग्राम चाहिए। दाल 15 ग्राम से कितना कर दो? उसका 30 ग्राम कर दो। दूध 100 ग्राम से चलेगा ही। वसा की बात करें तो यहां पर वसा आपको चाहिए 10 ग्राम। शक्कर भी क्या चाहिए? 10 ग्राम। नहीं, सभी भोज्य पदार्थों में अलग अलग मात्रा में कैलोरी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट लो, आलू खाओ, ये मक्का खाओ, हाँ मक्का ज्यादा मिलता है, ये वाली बात हो गई। तो गर्भावस्था में प्रत्येक बार थाली में आप भोजन करते इतना चीज आपको चाहिए। बात समझ गए? वही आप माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है तो उनको इतना चाहिए। कुल मिलाकर कैलोरी में ले ले तो कैलोरी में इनको चाहिए कम से कम 3000 कैलोरी, और यहां ले लेंगे तो 3900 कैलोरी चाहिए। तब जाकर के माँ का पूर्ण क्या होगा? विकास होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब है मानव दूध का पौष्टिक संगठन। मतलब मानव का जो दूध होता है उसमें क्या क्या मिलता है। आप जो अपने माँ का दूध पिए हुए हैं तो उस माँ के दूध में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बात कर ले ऊर्जा की बात करें। माँ के दूध में ऊर्जा कितना मिलता है? तो माँ हम प्रति 100 ग्राम की बात करें कि बच्चा यदि अपने माँ का 100 ग्राम दूध का सेवन करता है, कितना दूध पीता है? 100 ग्राम दूध पीता है, तो उसमें ऊर्जा कितना मिलेगा? 65 ग्राम। 100 ग्राम दूध में ऊर्जा कितना मिलेगा? 65 ग्राम। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन मिलेगा 1/1.1 ग्राम मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें तो 7.4 ग्राम मिल जाएगा। वसा 3.4 ग्राम मिल जाएगा। हाँ, लोहा की बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोहा नहीं होता। आयरन, माँ के दूध में जो होता है वो आयरन नहीं होता है। कैरोटीन की बात करें तो मानव के दूध में कैरोटीन की मात्रा 13.7 ग्राम होती है। थाइमीन विटामिन बी का अवयव है, 2 ग्राम होता है। राइबोफ्लोविन यह भी विटामिन बी का ही अवयव है, यह भी 2 ग्राम होता है। नियासिन नहीं होता है, मतलब विटामिन B6 क्या होता है? नहीं होता है। और विटामिन सी यह 3 ग्राम होता है। तो ध्यान देना है कि मानव के दूध के पौष्टिक संगठन पर प्रकाश डाले। 2 नंबर का प्रश्न आपसे डाल सकता है। मानव के दूध के पौष्टिक संगठन को लिखे तो आप लिखेंगे कि मानव के दूध में पाया जाने वाला प्रति पौष्टिक संगठन किस प्रकार है? प्रति 100 ग्राम में ऊर्जा 65 ग्राम, प्रोटीन 1.12 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 7.4 ग्राम, वसा 3.4 ग्राम, आयरन नहीं मिलता है, कैरोटीन 13.7 ग्राम, थाइमीन 2 ग्राम, राइबोफ्लोविन
2 ग्राम नियासिन नहीं मिलता है और विटामिन सी 3 ग्राम पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि शिशु को पोषक तत्व क्या देना पड़ेगा आपको? शिशु को पोषक तत्व, शिशु मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चा को शिशु कहते हैं ना। 1 साल से कम उम्र के बच्चा को क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं। तो उसको क्या क्या मिलनी चाहिए? तो सबसे पहले उसके विकास के लिए ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के बाद क्या चाहिए? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहा जाता है। बॉडी का निर्माण शरीर के टूटे फूटे अंगों का प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन के बाद क्या चाहिए? कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्या चाहिए? लोहा। लोहा के बाद क्या चाहिए? विटामिन ए चाहिए। विटामिन ए के बाद क्या चाहिए? विटामिन सी। मतलब एक शिशु के लिए, एक शिशु के विकास के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा, लोहा, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम, इतना ही चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है, एक छोटा सा प्रश्न और आता है कि अगर कोई बच्चा मां का दूध पीता है, स्तन का दूध से लाभ, एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि यदि कोई बच्चा अपने मां का दूध का सेवन ज्यादा करता है या मां का दूध पीता है, तो माता का दूध पीने से बच्चे को क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा? मतलब उसी प्रश्न को हमने कहा कि स्तन के दूध से मिलने वाले लाभ को लिखें या मां के दूध पीने से होने वाले लाभ को लिखें। तो पहला बात है कि बच्चा यदि स्तन से दूध पीता है तो पहला बात, उसे किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा। अगर बोतल में बंद करके पिलाते हैं, डब्बा में रख के पिलाते हैं, गिलास में रखकर पिलाते हैं, कटोरी में रखकर पिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जीवाणु विषाणु का हमला होने का डर रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन अगर बच्चा स्तन के माध्यम से दूध को पीता है तो डायरेक्ट मां के स्तन को अपने मुंह में डालेगा, चूसना प्रारंभ करेगा, तो वहां जीवाणु विषाणु को बाहर से हमला करने का सीधा दूध निकलेगा स्तन से, उसके मुंह में जाएगा, आहार नाल के माध्यम से पेट में जाएगा। उसको किसी प्रकार की जीवाणु विषाणु के संक्रमण से कोई डर नहीं रहेगा। दूसरा, स्तन से निकलने वाला दूध सीधे बच्चा का मुंह में जाता है तो प्रदूषण मुक्त है। तीसरा, सबसे ज्यादा सुरक्षित है और आसानी से मिल जाता है। चौथा, यह किफायती होता है। और याद रखेंगे कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो माता और बच्चे के बीच एक भावनात्मक संबंध का क्या होता है? विकास होता है। कैसा संबंध है? भावनात्मक संबंध का विकास हो जाता है। इसीलिए आपको बता दें का नाम 1989 में भारत सरकार ने फीडिंग बॉटल्स बिल पारित किया था। फीडिंग बॉटल्स बिल, हालांकि इस बिल को लोकसभा ने 1986 में ही पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने बाद में पारित कर दिया। तो पारित हुआ 1989 में। मतलब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे अपने माता का दूध पीने का कानूनी अधिकार है। इसलिए बच्चा का जब जन्म हो जाता है तो ध्यान रखेंगे, यदि पति पत्नी के बीच संबंध विच्छेद हो जाता है तो जितना दिन बच्चा दूध पीने वाला हो उतना दिन उसे मां के सानिध्य में छोड़ा जाता है। यह कोर्ट भी डिसीजन देती है कि नहीं, बच्चा दूध पीने वाला है तो मां के पास ही रहेगा। उसके बाद तय होगा कि अपने मां के साथ रहेगा या अपने पिता के साथ रहेगा, क्योंकि एक्ट बना हुआ है 89 में कि मां का दूध से बच्चे को वंचित नहीं किया जाएगा। अगर वंचित करते तो कानूनन क्या है?
जुर्म है, अपराध है। अब एक बात करते हैं, दूध व उसके अवयव की बात कर लें तो दूध में आपको मिलेगा भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, गदही का दूध, मानव का दूध। गलत से? दूध में क्या मिलेगा? हम दूध में ऊर्जा की बात कर लें। किसकी बात कर लें? ऊर्जा की। प्रतियोगिता में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रोटीन की बात कर लें, वसा की बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें और कैल्शियम की बात कर लें। क्या मतलब? कॉमन रूप से इसी चीज का हम लोग दूध लेते हैं। इसके अलावा ऊँटनी का भी दूध होता है, लेकिन हाँ, ऊँटनी का भी होता है। तो अगर भैंस की बात करते हैं तो भैंस के दूध में ऊर्जा 117 कैलोरी होता है। गाय के दूध की बात करें तो गाय के दूध में मात्र ऊर्जा 67 कैलोरी होता है। बकरी के दूध में 72, गदही के दूध की बात करें तो गदही के दूध में 48 और मां के दूध में 65। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा, एनर्जी किसके दूध में है? भैंस के दूध में। इसलिए मिल्कमैन के बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, बरुआर होता है। सुधी सकार लेगी, इसलिए हम सर बरुआर। प्रोटीन की बात करते हैं। किसकी बात करें? प्रोटीन की। तो मां के दूध की बात करें तो मानव मां के दूध में प्रोटीन 1.1 ग्राम ही होता है। अगर हम गदही के दूध की बात करें तो गदही के दूध में 2.1, कितना? 2.1। बकरी के दूध की बात करें तो 3.5 ग्राम होता है। गाय के दूध में 3.2% या 2 ग्राम और भैंस के दूध में 4.3 ग्राम होता है। तो यहाँ प्रोटीन के मामला में बस हिसाब से प्रश्न डाल सकता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके दूध में है? ऊर्जा भी भैंस के दूध में है और प्रोटीन भी भैंस के दूध में। अगर वसा की बात कर ले तो मां के दूध में वसा 3.4 होता है। 3.4 ग्राम होता है वसा। गाय के दूध में वसा की बात करते हैं तो गाय के दूध में वसा 4.1 ग्राम होता है। अगर हम भैंस के दूध की बात करें तो भैंस के दूध में वसा 6.5 ग्राम होता है। बकरी की बात करें तो बकरी के दूध में वसा 4.5 ग्राम होता है। और गदही की बात करें तो गदही के दूध में वसा 1.5। तो सबसे कम फैट किसके में होगा? गदही में। बकरी में प्रोटीन कितना है? अच्छा, पॉइंट से मतलब नहीं, 3.3। तो यहाँ ज्यादा और कम आपको याद रखना है। खास करके आप कौन चीज छोड़ दो, ज्यादा कम याद रखने के साथ है कि मानव को भी लेके चलना पड़ेगा आपको कि मानव में ऊर्जा 65 ग्राम, प्रोटीन 1.1 ग्राम और फैट 3.4 ग्राम पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात कर लें तो मां के दूध में कार्बोहाइड्रेट 7.4 ग्राम होता है। कितना होता है? 7.4 ग्राम। गाय के दूध में
4.4 ग्राम होता है। उसके बाद गदही के दूध में 6.5 ग्राम होता है। बकरी के दूध में 4.6 ग्राम होता है। और भैंस के दूध में कार्बोहाइड्रेट 5 ग्राम होता है। तो यहां यह भी एक प्रश्न आ जाएगा आपको कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसके दूध में होता है। और कार्बोहाइड्रेट का मतलब सीधा है संबंध ऊर्जा से। तत्काल ऊर्जा चाहिए तब क्या लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट। इसलिए आलू के सब्जी से ऊर्जा ज्यादा मिलता है। और देखिएगा जो डॉक्टर लोग होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स आजकल बहुत मार्केट में बिक रहा है, मक्का का बना दिया जाता है। और नियमित स्वस्थ रहना है तो एक मक्का प्रतिदिन कच्चा खाइए या उसको उसीन के खाइए, पका के नहीं। मक्का का पेड़ से बाल तोड़ के लाओ, उबाल दो, खाओ। अब देखिए आपके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी। कैसे पानी हो जाएगा, नहीं होता है। कई लोग सीतामढ़ी शहर के कई डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने गार्डन में मक्का लगाए और नियमित डेली खाते हो हैं। मक्का ऐसा फसल है, अनाज है जो 12 महीना हर ऋतु में मक्का को उगाया जाता है। मैं ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा कि मक्का है जो खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में उगाया जाता है। कैल्शियम की अगर हम बात कर लें तो माँ के दूध में कैल्शियम 28 ग्राम मिलीग्राम होता है। उसके बाद गाय के दूध में 120 ग्राम होता है। भैंस की बात कर ले तो भैंस के दूध में 210 ग्राम कैल्शियम होता है। बकरी के दूध में 170 ग्राम होता है। और गदही के दूध में 80 ग्राम होता है। इस चार्ट से मेरे ख्याल से 4-5 प्रश्न आपको आ सकता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके दूध में है, भैंस में। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके दूध में है, तो भैंस में है। सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में है, तो भैंस के दूध में है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट तो माता के दूध में है। सबसे ज्यादा कैल्शियम तो भैंस के दूध में। ठीक है, इसलिए लोग कहता है कि हड्डी को मजबूत करना है तो नियमित दूध का सेवन करो। और आप लोग तो इतने होशियार पुरुष हैं, पुरुष नहीं महापुरुषी हैं आप लोग, कि घी दूध से तो नफरत ही है। किस परमात्मा ने दूध और घी बनाया पता ही नहीं चला। मिलते तो आप लोग जेल में बंद करवा देते। हाँ, क्या बोले, भैंसी का दूध अच्छा नहीं लगता है, कोई दूध ही अच्छा नहीं लगता आप लोगों को। चलिए, एक प्रश्न आता है, स्तन्य मोचन क्या है? बोलिए, प्रश्न क्या है आपका? स्तन्य मोचन क्या है? स्तन्य मोचन, स्तन्य मोचन मतलब स्तन्य मोचन। स्तन्य मोचन का मतलब होता है कि जब बच्चा 6 महीना या उससे ज्यादा का हो जाए तो माता के दूध पर से उसकी निर्भरता धीरे धीरे क्या होता है, इसी अवस्था को क्या कहते हैं, स्तन्य मोचन। मतलब माँ के स्तन से जो बच्चा दूध स्वीकार करता है, अगर उस दूध को छोड़कर धीरे धीरे छोड़ने लगे और भोजन के प्रति उसकी रुचि क्या होने लगे, बढ़ने लगे, तो माँ के दूध से को छोड़कर या माता के दूध के अलावे बच्चा जब अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना शुरू कर दे तो इसी को कहता है स्तन्य मोचन। मतलब अन्य भोजन के प्रति क्या होना, लगाव। अब एक और प्रश्न आता है कि एक बच्चा, खुश रहिए, ठोस आहार के लिए
कब तैयार होता है? मतलब कैसे समझोगे कि बच्चा ठोस आहार लेने को क्या है तैयार है? मतलब उसे ठोस आहार की क्या है जरूरत है, आप कैसे समझोगे कि बच्चा अब दूध नहीं, दूध के अलावा उसको अनाज भी चाहिए, चावल दाल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। तो याद रखेंगे ठोस आहार लेने के लिए तैयार हो, इसका मतलब पहला कहना को सिर उठाने लगे, सिर उठाने लगे। जब बच्चा ऐसे ही लेटा रहता है, अगर सिर सीधा खड़ा करने लगे, समझो कि उसको भोजन कराओगे तो स्वीकार कर लेगा। दूसरा, सहारा मिलने पर बैठना। अगर सहारा मिलने पर क्या होने लगे? बैठने लगे। डंडा है, चौकी है, कुर्सी है, उसके सहारे बैठ जाए और देर तक बैठा रहे, समझो कि भोजन कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। चबाने की क्रिया प्रारंभ, माने कुछ उसको मुंह में डाल दो और चबाना शुरू कर दे, मुंह चलाना, चूसने नहीं। जैसे चबाते हो ऐसे चबाना वो शुरू कर दे। निश्चित वजन, उसके शरीर का निश्चित क्या हो जाए? वजन हो जाए। और भोजन के प्रति क्या दिखाए? उत्सुकता दिखाए। मतलब आप खाना खा रहे हो, आपके नजदीक जाकर आपके पास जाकर पर थाली छीनना शुरू कर दे, होता है ना? तो समझो कि वह बच्चा भोजन करने को तैयार है। तो एक प्रश्न आ गया कि बच्चा आहार लेने के लिए कब तैयार होता है? तो जब वह सिर उठाने लगे, सहारा मिलने पर बैठने लगे, चबाने की क्रिया प्रारंभ कर दे, उसके शरीर का एक वजन निश्चित हो जाए, भोजन के प्रति वह उत्सुकता दिखाने लगे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि बच्चा भोजन के लिए क्या है? रेडी है, तैयार है। एक और प्रश्न आता है, संतुलित आहार का मानचित्र बनाएं। अगर आपसे प्रश्न कर दे कि आप संतुलित आहार का क्या बना दे? मानचित्र बनाएं। तो आइए संतुलित आहार का एक मानचित्र हम लोग बनाकर देखते हैं, और मानचित्र की सहायता से कैसे आप संतुलित आहार को डिनोट करोगे। यहां लिख दो संतुलित आहार का मानचित्र। हमने कल कहा था कि संतुलित आहार कहते किसे हैं, परिभाषा हमने दिया था। संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के विटामिन, खनिज लवण और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में क्या हो? मौजूद हो। मतलब वह भोजन जिसमें मानव की जरूरत के अनुसार सभी प्रकार के खनिज लवण, विटामिन और पोषक तत्व मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार। तो संतुलित आहार में सबसे हम पहले बात करते हैं प्रोटीन का। किसकी बात करें? अब कहोगे कि सर प्रोटीन से हमें लाभ क्या है? तो शरीर वृद्धि के लिए। किसके लिए? शरीर का वृद्धि किससे होता है? प्रोटीन से। तो भाई आपको शरीर को वृद्धि करना है, बड़ा करना है, तो सेवन क्या करना पड़ेगा? तो शरीर वृद्धि के लिए दूध, पनीर। प्रोटीन कहां से मिलता है? दूध से, पनीर से, मांस से, खुश रहा, अंडा से, अनाज भी दाल से मिलता है। प्रोटीन यहां सब ले सकते हो। दूसरा बात कर ले कार्बोहाइड्रेट। हमको कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? बोले थे ना थोड़ा देर पहले कि तत्काल ऊर्जा लेना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट सेवन करो। ग्लूकोन डी पीने से तुरंत एनर्जी आ जाती है। क्यों भाई? उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए।
कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कहां से? चावल, गेहूं, मक्का, चीनी, इन चीजों सबको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। थकान हो, थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी डाल लो मुंह में, पानी पी लो, ऊर्जा आपको मिलने शुरू हो जाएगी। व्रत के दिनों में हाँ, चीनी पानी शरबत बना के पिलाओ, ऊर्जा तो मिलेगा। गारंटी तो दोनों और लंबी हो जाएगी। सुबह शाम दिन भर में कम से कम चीनी का सेवन ज्यादा करो, हाइट बढ़ेगा। चीनी खाएगी, पानी पिएगी, गारंटी हाइट बढ़ेगा। जो बच्चा बचपन से ही चीनी का सेवन ज्यादा किया, उसका देखना बच्चा छोटा हो ही नहीं सकता है। खाते हैं, लंबाई छोटा है, अगर होना ही है, तय है, होना ही है बड़ा उसको। तो ये हो गया मानचित्र में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या चाहिए? विटामिन ए। विटामिन ए चाहिए। और विटामिन ए किसके लिए जरूरी है? आंख के लिए। किसके लिए? आंख को अगर तंदुरुस्त रखना है, स्वस्थ रखना है, स्पष्ट दिखे, तो आपको विटामिन ए का सेवन ज्यादा करना पड़ेगा। और आपको बता दें, विटामिन ए हमने कल कहा था, हरी साग सब्जी खाना पड़ेगा आपको। हरी साग सब्जी और काट मछली का तेल, समुद्री मछली अस्पताल में मिलता है, मछली का तेल, और विटामिन ए का खुराक भी दिया जाता है। हाँ, इसके अलावा हमको क्या चाहिए? वसा चाहिए। क्या चाहिए? वसा क्यों लेते हैं? तो यह भी वसा भी हम ऊर्जा के लिए लेते हैं। आपको पता है, आप में से कौन फास्टिंग करता है? सभी लोग करते हैं। जब आप फास्टिंग करते हो, मैंने भूखे रहना, फास्टिंग करना होता क्या? भूखे रहना। आधा से अधिक नहीं उठाइए हाथ, मतलब पेट भरा है। फास्टिंग के दौरान आपको ऊर्जा कहां से आती है? नहीं, फैट से। आपके बॉडी में जो फैट पहले से संचित है, वही फैट जितना देर आप फास्टिंग रहोगे आपको एनर्जी, ऊर्जा देती रहेगी। तो वसा आपको मिलेगा कहां से? वसा का स्रोत क्या है? तो वसा का स्रोत हो गया तेल, घी, मक्खन, गलती की सही, क्रीम, ये सब आपके वसा का क्या है? मुख्य स्रोत है। इसके अलावा आपको विकास के लिए क्या चाहिए? लोहा चाहिए। आपके संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? लोहा होना चाहिए। अब लोहा का मतलब ये नहीं कि 100 ग्राम कांटे खरीद के खा लेंगे, दांत टूट नहीं, उसको पिसवा के। चोकर की रोटी खाएं आप लोग? चोकर का, चोकर समझते हैं? हाँ, आटा को तो चलो ही नहीं, चलनी से नहीं, हल्का मोटे के विश्वास हो थोड़ा सा। देखेंगे पहले के लोग हष्ट पुष्ट हुआ करते थे, काहे आता चलने जाएगा, ये चलने का विकार करने वाला ही लोग पूर्वक था। काहे चलेंगे? काहे पिलुआ रहेगा? क्या जी? पिलुआ को बढ़ने का, कीड़ा को बढ़ने का अवसर देते तब तो वो बढ़ता है। सब सफाई रखो। पहले के लोग हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हुआ करते थे। आटा पहले मिल भी कम था, चक्की में ही, मैंने अपने घर में जिसको जाता कहते, जाता में ही अच्छा तरीका से पिसा गया तो और भी मोटा है। चलेगी तो 25% बाहर निकल जाए तो उसी को सान के पका के देती। तो जो चालते हैं चोकर का, तो चोकर में बहुत बड़े पैमाने पर आयरन होता है। चोकर का रोटी खाओ, डॉक्टर कहता है चोकर का रोटी खाइए, आयरन घट गया। क्या कीजिएगा? तो आपको लोहा कहां कहां से मिलेगा?
तो गुड़, मांस, हरी शाक सब्जी, और सबसे अधिक ले लो पालक, केला में भी है भाई। सब्जी काटो, आज इस सब्जी को काटने पर आपके हाथ में थोड़ा कालापन आ जाए, समझना कुछ में आयरन है। केला को काट के देखना, पानी में रखो, ब्लैक ब्लैक टाइप का हो जाता है, तो उसमें आयरन की मात्रा है बड़े पैमाने ना। बैगन तो किसी कर्मे का सब्जी नहीं, छोटा मोटा खुजली खा दोगा, सबको बढ़ा देगा वो। हाँ, इसके बाद आपको क्या चाहिए? विटामिन सी। लोहा से आपको क्या बनता है? खून बनता है, खून का विकास होता है, पता है ना। विटामिन सी की बात करते हैं, तो विटामिन सी क्यों चाहिए? तो हड्डी के लिए, दांत के लिए, और रक्त प्रवाह के लिए। आपके बॉडी में हड्डी ज्यादा मजबूत हो, दांत आपका स्ट्रांग रहे, रक्त का प्रवाह बढ़िया से चलता रहे, इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल, कल लिखा है तो विटामिन सी का भाई किसका क्या टर्म है सो, तो एस्कॉर्बिक अम्ल आपको लेना पड़ेगा। अब सवाल है भाई विटामिन सी मिलेगा कहां से? तो खट्टे व रसदार फल से। और सबसे ज्यादा विटामिन आंवला, नहीं नींबू, संतरा, सर्दी खांसी हो नींबू शरबत पी लो, और टमाटर में भी है, लेकिन सबसे अधिक आंवला में है, संतरा में। लोग कहता है कि सर्दी खांसी में नींबू खाने के लिए तो मुआ देगा ये, नहीं, विटामिन सी की कमी से ही सर्दी खांसी होगी। हाँ, सो ठीक हो जाएगी। हाँ, उसके बाद सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांग विकास के लिए क्या चाहिए आपको? तो सर्वांग विकास के लिए बी कॉम्प्लेक्स आपको लेना पड़ेगा। बी में होता है ना B1, B2, B3, B4, B6, B12 होता है ना। तो शरीर के सभी अंगों का संपूर्ण विकास के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको? बी कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा। और बी कॉम्प्लेक्स याद कर लो, हरी शाक सब्जी का, हरी शाक सब्जी का नियमित सेवन करो, आपको सब मिलता रहेगा। इसके अलावा क्या चाहिए आपको? कैल्शियम चाहिए, हड्डी की मजबूती के लिए। किसके लिए? आपका हड्डी मजबूत रहे, इसलिए क्या खाना होगा? कैल्शियम, माने चूना। एक बोरा चूना खरीद कर दें थोड़ा थोड़ा, हाँ? नहीं खाना है वो वाला चूना, नहीं खाने से कैल्शियम आपको नहीं मिलने वाला है। और आपको बता दें कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? तो कैल्शियम मिलेगा आपको दूध से और पनीर से। हम पहले ही बोले कि माता के दूध में कैल्शियम बहुत ज्यादा है, भैंसी के दूध में भी है। तो नियमित कम से कम सभी लोगों को 150-200 ग्राम दूध पीना चाहिए, नहीं तो कम से कम 100 ग्राम रोज दूध पियो। कितने लोगों का नाक सुकुड़ गया नहीं? तब तो चेहरा चमक रहा है दूध पीने से। देख रहे 5 को 7 को बॉल जल रहा है क्लास में, फिर भी अंधेरा है क्लास में। ना हेलोजन से भी नहीं होगा। जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं खाएगा, चेहरे पर चमक कहां से आएगी? सारा बच्चा यहाँ तो कुपोषण का सब शिकार है, नहीं? कहीं हष्टपुष्ट माता पिता हो तो उनके साथ जाना भी नहीं, इतना हंस जाएगा। लोग कहेंगे आप ही का बच्चा है, पिताजी को भी कहने में शर्म आएगा, नहीं आएगा, कहेगा कोनो गरीब आदमी के है। तो नियमित दूध का सेवन करो, नहीं? ये आपका संतुलित आहार का चित्र हो गया। संतुलित आहार में क्या चाहिए? आयरन चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए,
कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन सी चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सबका नाम लिख दो। ये हो गया आपका क्या, संतुलित आहार। अब एक प्रश्न आपसे आता है कि पूर्व स्कूलगामी बच्चों का आहार, माने पूर्व स्कूलगामी का मतलब क्या होता है? पूर्व माने पहले, जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, मतलब 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चा को पूर्व स्कूलगामी बच्चा कहा जाता है, क्योंकि बच्चा 6 वर्ष के बाद ही विद्यालय में जाता है। तो 6 साल से पहले का बच्चा जो विद्यालय नहीं जाता है, उसका भोजन कैसा होना चाहिए? तो याद रखेंगे, बच्चों के शरीर और मस्तिष्क सबका बड़ी तीव्र गति से विकास होता है, तो पूर्व स्कूलगामी बच्चों का आहार पौष्टिक और संतुलित होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? पौष्टिक होनी चाहिए। क्या हो? संतुलित होने। इसलिए देखिएगा ना, जब बच्चा छोटा हो तो दूध में प्रोटीनेक्स, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, एक से बढ़कर एक मार्केट में ड्राई फ्रूट्स का ये सब मिल रहा है। दलिया निश्चित तौर पे सेवन करना चाहिए। सबसे अच्छा है कि आप सबको भी दलिया कम से कम एक टाइम सेवन करना चाहिए। दलिया बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करो, गेहूं, चावल, मक्का, विभिन्न प्रकार के दाल जो तुम्हारे पास आसानी से क्या है, उपलब्ध हैं, वो सोयाबीन, इन सबको साफ सुथरा कर लो, धो लो, और उसको चक्की में क्या कर लो, पिसवा दो। यही तो हो गया दलिया। मतलब सभी प्रकार के अनाजों का मिश्रण है दलिया। और क्या करो, हाँ बिकता भी है, तो हम जो बिकता है उसमें गेहूं चावल ज्यादा होगा, अन्य प्रकार का चीज में कम होगा। जिससे तुम्हारा पोषण ज्यादा मिलता हो वही चीज कम होगा। बाकी कम दाम वाला चीज उसमें ज्यादा पिसवा दिया होगा, और कीमती चीज क्या होगा, कम होगा। तो हम अपने से क्यों नहीं बनाएंगे, क्या जी? और उसको क्या करो, अगर पानी में गर्म कर दो, इच्छा है तो चीनी मिला के खाओ, इच्छा है तो, क्या दिक्कत है? तुमको जैसे अच्छा लगे। नहीं, दूध घर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो दूध में मिला के उसको हलवा जैसा बना लो, 1 महीना खा के देखो। ये नहीं कि आप मोटा जाइएगा, गारंटी कि आप स्वस्थ रहिएगा। सभी प्रकार का पोषण आपको मिल रहा है उससे। और याद रखें, बचपन में तो दलिया नेसेसरी है। बचपन में मतलब अगर आप वृद्धावस्था में चले गए तो वहां तो पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, तो वहां तो निश्चित तौर पे शाम का जो हो, उनका जो ब्रेकफास्ट हो या नाश्ता जो भी कहते हैं अपने में, दलिया ही दे दो। सुबह में तो ब्रेड वगैरह दे के काम चलो, लेकिन शाम में दलिया ही दो। निश्चित तौर पर संतुलित आहार उनको मिलता रहे, एकदम स्वस्थ रहे। फिर प्रश्न है, तो पूर्व स्कूलगामी हो गया, अब है स्कूल जाने वाले बच्चों का। जो बच्चा विद्यालय जाता है उसका आहार कैसा हो भाई? याद रखेंगे, जो बच्चा विद्यालय जाता है उसका आहार तो और ज्यादा पौष्टिक होनी चाहिए, क्योंकि उसका आहार ऐसा हो जो उसके शरीर के साथ साथ मस्तिष्क का भी पोषण कर सके। उसके शरीर के साथ साथ उसके मस्तिष्क का भी क्या कर सके, पोषण कर सके। तब ना विद्यालय में सीख पाएगा। पौष्टिक आहार नहीं लेगा तो आप लोग की तरह क्लास में आएगा, अब पढ़ाई के नाम पर क्या करे, सही बोली, झापाएगा, मैंने औंघाएगा, कुआला पक्षी की तरह झपकाएगा। हाँ, कभी कभी लगता है कि घरे तो लाइन कटबो करता, क्लास में तो लाइन कटता नहीं, बिजली हमेशा रहती है। हाँ, कई लोग तो यही रात का मतलब घर का नींद का पूरा कई जगह देखते हैं, दूर पीछे बैठ जाएंगे। हाँ, बढ़िया नींद ले लेता है। फिर है बच्चों का टिफिन कैसा हो। याद रखेंगे, बच्चा विद्यालय जाता है
सुबह में तो थोड़ा सा खा के गया, स्कूल जाने न जाने के कारण भोजन भी नहीं करता, कई बार भोजन ना करेंगे तो मम्मी नहीं भेजेगी, या खाता तो हड़बड़ी में थोड़ा मोड़ा कुछ खा लेता है। गलत बोल रहा हूँ? थोड़ा मोड़ा हड़बड़ी में। तो टिफिन उसको पौष्टिक देना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है, टिफिन उसका पौष्टिक तो हो ही, लेकिन साथ रखिएगा कभी भी टिफिन में रसदार सब्जी नहीं देना है। ऐसा नहीं देना है कि उसका रस बाहर निकल जाए, उसके बैग को बर्बाद कर दे, किताब को गीला कर दे, या रोटी भी खराब हो जाए। हाँ, चाउमीन चाट नहीं चलेगा, पराठा चलेगा, भुजिया चलेगा, हलवा चलेगा, ड्राई फ्रूट्स चलेगा। सब्जी देने के बाद एक आध बिस्किट भी दे दो उसको, क्योंकि लंच का टाइम उस समय ही करेगा, लेकिन एक आध ट्रॉफी भी होनी चाहिए। बच्चा है, छोटा है, घर रहेगा 3 बार 4 बार खाएगा। विद्यालय में तो बस लंच के टाइम ही ना, उसको टिफिन के टाइम में टिफिन मिलेगा। अगर कुछ ड्राई फ्रूट होगा उसके बैग में, झोला में, गुरुजी पराने भूख लगी, उसमें से बिस्किट निकालेगा, खाता भी नहीं। तो खाना भी चाहिए, नहीं खाएगा तो सीखेगा क्या? गुरुजी पढ़ाएंगे बोर्ड पर, लिखेंगे 400 डी, अब भूख लगा उसको फूड समझ में आएगा, तो उससे तो एक आध को निकाल के खाता रहे नहीं। और क्या करे, आजकल तो भारत में जितने भी विद्यालय हैं उसमें से 90% विद्यालय में तो जैसे तैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या होना चाहिए। साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है, नहीं, बालक को जानता नहीं है, बन गया बाप मास्टर बच्चा को पढ़ाने वाला। सुनने में आता है कई बार तो 1-1 घंटा। एक बार तो वीडियो वायरल हुआ था पटना के किसी विद्यालय का, कोचिंग का था, 5 से 6 साल का बच्चा था, इतना पीटे, तब तक पीटते रह गए जब तक बच्चा बेहोश नहीं होगा। गलत बोल रहा हूँ? एक वीडियो 1-1.5 महीना पहले वायरल हुआ था। बच्चा के बॉडी का वजन 7 किलो से 8 किलो और उसके बैग का वजन 15 किलो हो जा रहा है आजकल। तो ये सब अनमैच्योर्ड शिक्षकों की पहचान है। सरकार की शिक्षा नीति भी थोड़ी सी कठोर नहीं है। क्यों बनाएगी भाई? क्योंकि जितने बड़े बड़े विद्यालय हैं किसी न किसी मिनिस्टर का ही है। बैग जितना मोटा होगा किताब उतना ज्यादा होगा, जितना किताब ज्यादा होगा उतना कमीशन ज्यादा उनको मिलेगा। मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, इनका पुस्तक मुश्किल से 1000 रुपया में आता है, और क्लास 6 में 5 में आपका भाई बहन है, उम्मीद है 5000 से कम में कोई उपाय नहीं। उस 5000 में आपको मैं बता दूं 40% किताब के दुकानदार वाले का होता है, और 60% कमीशन लेता है विद्यालय वाला। उनसे कहो एनसीईआरटी का चलाओ तो कहेगा ना उपलब्ध ही नहीं है। कौन कितना चाहिए भाई तुमको? गलत किसे? हाँ, 1-2 विद्यालय ऐसे हैं, जैसे आप विद्या भारती, शिशु मंदिर, आप एनसीईआरटी ही फॉलो करता है, और ये इसका फिक्स नहीं कि फलाने दुकाने मिले, तुमको जहां से वहां से जाके ले लो। क्या गलत बोल रहा हूँ? और दूसरा बात फिक्स है कि ड्रेस फलाने जगह से, जूता फलाने जगह से, बुक फलाने जगह से लेना, अन्य जगह उसका मिलेगा ही नहीं। दुकानदार भी होशियार है कि भाई विद्यालय वाले के यहाँ दौड़ते रहता है, पहले ही गिफ्ट में 2 लाख रुपया दे दिया, सर हमारे दुकान का फलना फलना किताब ले लीजिए। कंपनी वाले से कहता है कितना दाम है? 70 रुपया, 70 से पहले 2 जोड़ दो, बना दो 270। लोग अपना से प्रिंट करवाता है, उसका मूल्य अपना संकेत करवाता है, और 201 रुपया दाम है तो 1 रुपया लेगा ही ना कि 200 में दे देगा। क्या गलत बोला? हालांकि आप लोग तो बच्चे अनुभवी नहीं है इस चीजों का, ऐसा ही होता है। आपके पिताजी लाते होंगे तो आपको पता होगा। तो टिफिन कैसा हो? पौष्टिक हो, संतुलित हो, और क्या हो, तरल नहीं हो, जिससे कि बच्चा का बैग, बुक या ड्रेस क्या हो जाए, खराब हो जाए। दूसरा, और बात करते हैं किशोर का आहार कैसा हो। फिर किशोरी का आहार कैसा हो, फिर वृद्ध का आहार कैसा हो, फिर बीमार व्यक्ति का
आहार कैसा हो, क्या जहनों का चार गो। किशोर माने लड़का जिसका उम्र 12 से 18 साल के बीच हो, याद रखें। किशोरी भाई जिनका उम्र 12 से 18 के बीच हो या 21 साल के बीच हो। तो किशोर और किशोरी याद रखिएगा, जीवन का सबसे जटिल अवस्था जो है कोई किशोर अवस्था है। जीवन की सबसे जटिल अवस्था कौन है? कुछ विद्वान इसे आंधी तूफान की अवस्था भी कह दिया है। और आपको बता दें, किशोरावस्था में बच्चे के शरीर में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के साथ साथ सब चीज का विकास होता है। नहीं तो जब आपके शरीर के सभी अंगों का बड़ी तीव्र गति से विकास होगा तो आपको सभी प्रकार के पोषण की भी प्रचुर मात्रा में जरूरत पड़ेगी। याद रखेंगे, जितना खनिज लवण, चाहे खनिज लवण हो या वसा हो या विटामिन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या कैल्शियम हो, अन्य अवस्थाओं के तुलना में किशोरावस्था में ज्यादा चाहिए। जिस बच्चा को प्रचुर मात्रा में मिल गया उसके शरीर और मस्तिष्क का विकास ज्यादा होगा, वही जिसको नहीं मिला उसके शरीर का विकास बाधित हो जाएगा और मस्तिष्क का विकास भी क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा। एक बच्चा जल्दी किसी बात को फॉलो कर लेता है, कारण है कि उसको इस उम्र में जितना पौष्टिक आहार चाहिए उसको मिल रहा, और एक नहीं कर पाता। इसके पीछे रीजन है उसके मस्तिष्क के जो पार्ट है उसका ही विकास नहीं होता। कहां से अचीव कर पाएगा बात को? गलत कि सही? लेकिन एक बात है, आयरन में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। किशोरी को थोड़ा आयरन ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक निश्चित उम्र के बाद मासिक धर्म चक्र की शुरुआत होती है, और जहां उसके बॉडी से हर एक चयन के अनुसार ब्लड का स्राव होने लगता है, तो उसको क्षतिपूर्ति के लिए थोड़ा किशोर की तुलना में किशोरी को क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। अब वृद्ध आदमी, मैं किशोर का था पाचन तंत्र वाला जो चक्की है बहुत टाइट है, कुछ भी खा देगा रगड़ के पचा देगा। लेकिन वृद्ध आदमी हो गया तो उसके शरीर के सभी पार्ट पुर्जा जो है वो क्या हो गए हैं? कमजोर हो गए, लूज हो गए। तो प्रश्न है भाई उनका विकास कैसे होगा? तो उनका आहार कैसा होगा? तो याद रखिएगा, वृद्ध और बीमार दोनों को मैं ले रहा हूं, उनका आहार तरल हो, स्वच्छ हो, लेकिन थोड़ा क्या हो? गीला हो, मिर्च मसाला क्या हो? कम हो। और वृद्ध आदमी को और बीमार आदमी को हर 2 से 2.5 घंटे पर कुछ ना कुछ देते रहो, चाहे गर्म सूप हो, चाहे चाय हो, बिस्किट हो, ब्रेड हो, कुछ भी। हर 2 घंटा 3 घंटा पर कुछ कुछ उनको क्या करते रहो। भर पेट मत दो, क्योंकि थोड़ा कम पेट बनाएगा तो भूख जल्दी जल्दी लगेगा। एक बार टाइट हो गया तो नहीं लगेगा उनको भूख। थोड़ा थोड़ा उनको देते रहो, वो इंसान न तो जल्दी बीमार पर हो पाएगा और हमेशा क्या रहेगा? स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। तो वृद्ध और बीमार का जो आहार है वह थोड़ा मुलायम होने चाहिए। मिर्च मसाला 9 के बराबर होनी चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। और हमने कहा ना कि एक आदमी को कम से कम 4 बार आहार लेनी चाहिए। इनको छोटा टाइम कर दो, हाँ 24 घंटा में, हर 3 घंटा पर। सुबह में चाय ब्रेड दे दो, शाम में फिर 2-3 घंटा 2 रोटी दे दो, दोपहर में लंच टाइम भोजन दो, फिर सांझ में 1 गिलास दूध, 1 फ्रूट्स दे दो, रात्रि में दूध रोटी या जो भी उनको रुचि वैसा खिलाते रहो। बात समझ गए? स्वस्थ रहेंगे वो। ये रहा आहार और आहार का नियोजन।